हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके बाल विकास में एक चैप्टर है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं। और यहाँ बाल विकास का मतलब आप समझना समस्त प्रकार का विकास है। ये जितने भी विकास होते हैं, जैसे सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास है, भाषाई विकास है, और जितने भी प्रकार के जो विकास होते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास है, सब प्रकार के विकासों को प्रभावित करने वाले ये कारक हमने यहाँ कुछ लिखे रखे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो कभी कभी एक चीज और समझना, यहाँ से छात्रों जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि बच्चे के विकास या मानव के विकास को सर्वाधिक या शिक्षार्थी के विकास को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है। तो यहाँ हमें कहना है सर्वाधिक जो प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो करता है वातावरण। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, यदि कभी ऐसा आता है कि प्रभावित कौन करता है, फिर वहां लिखा होता है वंशानुक्रम, फिर लिखा होता है वातावरण, और फिर लिखा होता है बोथ ए एंड बी। मतलब कह रहे हैं कि वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और कह रहे हैं कि वातावरण भी प्रभावित करता है। तो छात्रों, हमको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यही आंसर सही है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास को या बाल विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन आ जाए साथ में, तो फिर इनमें से हमें एक सिलेक्ट करने को कहा जाए, तो फिर किसका कहना है हमें? फिर हमें कहना है कि वातावरण प्रभावित करता है सबसे ज्यादा। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं। हाँ, फिर कभी कभी एक प्रश्न ऐसा आता, कहते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कभी लिखा होता है आंतरिक कारण, या इन्हीं को हम कहते हैं आनुवांशिक कारण। छात्रों, आंतरिक कारणों को आनुवांशिक कारण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें दिखते नहीं है, ये आनुवांशिक होते हैं, ये जेनेटिक होते हैं, ये पैतृक। छात्रों, आगे देखते हैं जो बाह्य कारक होते हैं। बाह्य कारकों को हम क्या कहते हैं? वातावरणीय गुण। बाह्य कारक जो होते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले, उनको हम वातावरणीय गुण कहते हैं। और छात्रों, ये जो वातावरण है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? आपके चारों ओर का माहौल। ये वातावरण जो है ये कुछ कहना चाहिए दीर्घ या व्यापक संप्रदाय है। वातावरण के अंतर्गत आपका परिवार आ जाता है, आपका समाज आ जाता है, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, जिस समूह में मित्र मंडली में आप रहते हो वो इसमें आ जाती है, आपका विद्यालय इसमें आ जाता है, आप जहां की यात्रा करते हो, जहां आते जाते हो, वो पूरा माहौल इस वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे? यहां कर लेना आ और यहां कर लेना बाबा, दो चीजें आप याद कर लेना। तो बाह्य मतलब वातावरणीय कारक हो गए, और आ मतलब क्या हो गए? आंतरिक और आनुवांशिक हो गए। ठीक है छात्रों, इसके बाद ये तो होगा मुख्य। अब ये जो हमने यहाँ लिख रखे हैं ये इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, पर ये कभी नहीं पूछा जाता कि कौन से आंतरिक हैं या कौन से बाह्य हैं। इस टाइप से आप खुद आंतरिक और बाह्य आप खुद समझ जाते हो। बाह्य मतलब हमने बता दिए, बाह्य मतलब जो वातावरण से संबंधित, जैसे ये लिखे परिवेश है, वातावरण है, पर्यावरण है, आपका परिवार है, विद्यालय, आपका समाज है, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ये पूरा आ जाता है वातावरणीय के अंतर्गत। और आपके शरीर के जो आंतरिक गुण होते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है बुद्धि लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ आयु लिखा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखी हैं, ये सब आ जाते हैं आंतरिक कारणों में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। प्रश्न हम आपको बता ही चुके कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ कारण और लिखे हैं। पहला कारण ये लिखा है कि बाल विकास को कौन सा कारण प्रभावित करता है? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम या जैविकीय कारक एक ही कहलाते हैं छात्रों। वंशानुक्रम या जैविकीय कारक एक ही कहलाते हैं। वंशानुक्रम आप लोग जानते हो, माता पिता से अपने बच्चों को दिया गया जो क्रम होता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, वंशानुक्रम या जैविकीय कारक एक ही है। यहाँ वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे के विकास को जो माता पिता होते हैं या उनके जो पूर्वज होते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स को हम पैतृक कहते हैं। यही जो पैतृक होते हैं या यही जो जीन्स होते हैं, यही जीन्स बच्चों में कई प्रकार के शारीरिक संरचनाओं के वाहक होते हैं और कई प्रकार के गुणों को भी बच्चों को देने वाले होते हैं। ये जीन्स या जिनको हम क्या कहते हैं? पैतृक कहते हैं। प्रत्येक पैतृक में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
तो ठीक है छात्रों, वंशानुक्रम आप समझ गए। या जैविक कारक माता पिता की खासकर इसमें जिस प्रकार की जैसे उनमें जो गुण होते हैं, जो उनकी शारीरिक संरचनाएं होती हैं, जो उनमें अतिरिक्त योग्यताएं होती हैं, वो वंशागति के नियमों के कारण ही अपने आप से उन बच्चों में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे यहां जब हम ये वातावरण आपको पढ़ाएंगे, वातावरण और वंशानुक्रम आपको पढ़ाएंगे, तो यहां हम आपको 3 सिद्धांत पढ़ाएंगे वंशानुक्रम के। एक तो होता है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि माता पिता की जैसी ऊंचाई है, जैसे नाक नक्शा है, जैसे हुलिया है, जैसी बातचीत करने का तरीका है, या कदकाठी माता पिता की जितनी है, या माता पिता में जो गुण है वही गुण अपनी संतान में माता पिता के द्वारा आ जाते हैं। जैसे हम कहें कि माता पिता यदि बहुत ज्यादा ऊंचाई के हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। माता पिता यदि हम कहें कि नाट्य कद के हैं तो बच्चे भी नाट्य कद के होते हैं। माता पिता यदि बहुत तीव्र बुद्धि प्रतिभाशाली टाइप के हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। ये कहलाता है छात्रों समानता का नियम। ठीक है, जैसे माता पिता वैसी उनकी संतान है, शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना दोनों में। इसके बाद में छात्रों हम आते हैं तो दूसरा जो नियम होता है बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा या अपोजिट होता है। इसे हम कहते हैं प्रतिगमन का नियम। क्या कहते हैं? प्रतिगमन का नियम। प्रतिगमन का नियम ये कहता है वंशानुक्रम का कि माता पिता में जो गुण हैं बच्चों में इसके विपरीत गुण पाए जाते हैं, और माता पिता की जो शारीरिक संरचना है बच्चों में इसकी विपरीत शारीरिक संरचना पाई जाती है। जैसे ऊंचे या लंबे माता पिता के बच्चे नाट्य कद के हो जाते हैं। बहुत ही विद्वान माता पिता के जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं। मतलब यहाँ अपोजिट जैसे लक्षण होते हैं। माता पिता जैसे हैं बच्चे वैसे नहीं हैं, पर ठीक है, ये सब सही है। जो वे बच्चे होते हैं वो माता पिता की ओर नहीं, मेंडल के जो ग्रेग जॉन मेंडल जिसने चूहों पर और मटर पर जो अपने प्रयोग किए हैं उसने यही सिद्ध किया है कि बाद में उसने पूरा, हम ये सिस्टम अलग से ही समझा देंगे, तो मेंडल के नियम की ये पुष्टि करता है। कौन सा नियम? प्रतिगमन का नियम, कि वो माता पिता के गुणों की ओर नहीं, वो अपने पूर्वजों के गुणों की ओर बढ़ जाते हैं। माता पिता के गुणों से या शारीरिक संरचना यदि बच्चों की नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उनके पूर्वज कभी ऐसे हुए होंगे, वो बच्चे उन पूर्वजों के जो पैतृक चले आ रहे हैं उन्हीं का विसर्जन उन बच्चों में हो गया है, तो वो पूर्वजों के गुणों की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये वंशानुक्रम के नियम हम आपको कभी एक वीडियो अलग से आपको बता देंगे। इसके बाद में छात्रों हम चलते हैं, यहाँ वुडवर्थ का एक कोटेशन है, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, हमने ये पेपर में से ही उठाया है। वुडवर्थ कहता है वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं निश्चित कर देता है। क्या कहता है वुडवर्थ? बर्थ मतलब जन्म, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो विकास की सीमाएं निश्चित हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है एक शब्द और, BN झा, ये तो भारतीय साइकोलॉजिस्ट है, ये इनका कहना है कि वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषता है। इसके बाद में छात्रों हम देखते हैं कि दूसरा कारण कौन सा प्रभावित करता है, तो उसको हम परिवेश कहते हैं, वातावरण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, रिश्तेदार सब यहाँ आ जाते हैं। ये सभी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। हालांकि छात्रों वातावरण को 2 भागों में बांटा जाता है। वातावरण 2 प्रकार के होते हैं और ये हम पहले बता चुके कि बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित वातावरण करता है। छात्रों वातावरण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और सामाजिक वातावरण। छात्रों ये जो भौतिक वातावरण है इसमें जिस स्थान पर बच्चा रह रहा है उसके घेर पास का प्राकृतिक वातावरण आ जाता है भौतिक में। कौन सा? प्राकृतिक वातावरण आ जाता है, जैसे नदी है, नाले हैं, झील है, पर्वत है, वृक्ष हैं, सड़कें हैं, इस टाइप से। और ये जो सामाजिक है, इस सामाजिक का मतलब आप समझ ही रहे हो, इसमें परिवार आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके मित्र आ जाते हैं, इस टाइप से ये सामाजिक वातावरण कहलाता है। तो ये भी बच्चे के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपके परिवार में आपको कैसा वातावरण मिल रहा है आपके, क्योंकि बच्चा देखो अधिकांशतः अनुकरण से सीखता है। किन्हीं घरों में जो भी काम हो रहा होता है, उनके माता पिता जो काम कर रहे होते हैं, बच्चे अनुकरण के द्वारा अपने आप वो चीजें सीख जाते हैं। उस क्षेत्र की तरफ विकास बच्चों का हो जाता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हो या खराब काम कर रहे हो। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक। परिवेश, आपके आसपास का माहौल क्या है, आपके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं या कम पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, या किस टाइप के लोग रह रहे हैं। उसी क्षेत्रों में यदि अपराधी लोग रह रहे हैं आसपास,
तो बच्चे अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। यदि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग रह रहे हैं तो बच्चे पढ़ने लिखने की ओर बढ़ जाते हैं। इस टाइप से परिवेश प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण जैसा होता है बच्चे अनुकरण द्वारा वैसी ही बातें सीखते चले जाते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय का होता है। हालांकि परिवार में और कई बातें हैं। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बच्चों को ज्यादा डांटा जाता है, दबा के रखा जाता है। वो अपनी इच्छाएं, अपनी रुचियां वो परिवार के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ये गुमसुम से शांत टाइप के रह जाते हैं, जिनको अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बच्चे कहते हैं। यदि परिवार खुला है, परिवार में बातचीत करने का उसे मौका दिया जाता है, उसे परिवार में मान्यता दी जाती है, सवाल जवाब किया जाता है, वो अपनी इच्छाएं सबके सामने रख सकता है, तो ऐसे परिवारों के जो निकलने वाले बच्चे होते हैं वो बहुमुखी, या कहना चाहिए बहुमुखी प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, बाह्यमुखी प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं। फिर इसी प्रकार से विद्यालय में है, यदि बहुत ज्यादा अनुशासन में कस के रखोगे तो फिर वो अंतर्मुखी टाइप के हो जाएंगे, खुला रखोगे तो बहिर्मुखी हो जाएंगे। यदि अनुशासनहीनता विद्यालय में किसी स्थान पर हो रही है तो बच्चे धीरे धीरे अनुशासनहीन अपराधी जैसे बनने लगते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, उतना बताना हमें जरूरी यहाँ नहीं है। इसके बाद में छात्रों हम आ जाते हैं जन्म क्रम। ये जो जन्म क्रम है ये भी बाल विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जन्म क्रम का मतलब छात्रों ये है कि जो माता पिता के यहाँ जो संतान है, जो बच्चे हो रहे हैं, वो किस नंबर का, पहला है, दूसरा है, या कौन से नंबर का है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या होता है कि यदि माता पिता के यहाँ जो पहला बच्चा होता है वो अपने बड़े भाई बहन उसके होते नहीं है, तो वो अनुकरण द्वारा वो ज्यादा कुछ बातें सीख नहीं पाता है। वो बड़ा अंतर्मुखी टाइप का, सीधा साधा, सरल स्वभाव वाला बच्चा होता है, व्यक्तित्व आता जाता है उसमें। लेकिन यदि बाद वाले आने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं परिवार में, तो उनके द्वारा, अनुकरण के द्वारा वे छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं, जल्दी उनमें विकास कई चीजों में उनमें जल्दी हो जाता है। ये कहलाता है जन्म क्रम। बाद में जन्म लेने वाले बच्चे पहले जन्म लेने वाले बच्चों की अपेक्षा उनका विकास प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा होता जाता है, ये कह रहे थे। फिर यहां लिखा है छात्रों आयु। हालांकि प्रत्येक आयु में जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता है, मतलब समस्त प्रकार का विकास, वो प्रत्येक आयु में अलग अलग होता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो आयु पर भी बाल विकास निर्भर करता है, और जो बाल विकास है ये लिंग भेद पर भी निर्भर करता है, जिसको हमने यहाँ कहीं लिखा होगा लिंग भेद टाइप का। ठीक है, और यहाँ हमने ये लिखा है कि प्रत्येक आयु में गर्ल्स का और बॉयज का जो मानसिक और शारीरिक विकास है ये अलग अलग होता है। हर आयु में गर्ल्स का और बॉय का मानसिक विकास और शारीरिक, समस्त प्रकार के विकास अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो कहना चाहिए कि जैसे जब हम कहें कि जब जो बच्चे का जन्म जब होता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो लंबाई किसकी ज्यादा होती है? लड़के की लंबाई ज्यादा होती है, लड़कियों की लंबाई कम होती है जन्म के समय। भार बच्चे का, लड़के का ज्यादा होता है, लड़कियों का भार कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप बाल्यावस्था की स्थिति में बच्चे पहुंचते हैं तो लड़कियों का भार और लंबाई दोनों बढ़ती है, लड़कों की कम हो जाती है। फिर किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो लड़कों का भार और लंबाई ज्यादा बढ़ती है, लड़कियों की कम हो जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा छात्रों आप याद रखना, लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा जल्दी हो जाता है, और कम उम्र में हो जाता है उनका विकास। ठीक है, और चर्चा हम यहाँ आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद में छात्रों आ जाओ बुद्धि। बाल विकास को बुद्धि भी प्रभावित करती है कि उस छात्र में कितनी बुद्धि है। अब कई छात्र ऐसे होते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि के होते हैं। जड़ बुद्धि मतलब जिनका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्यूसेंट जो होता है, बुद्धि लब्धि जिनकी होती है, वो लगभग 25 से या 30 से लगभग कम होती है, बिल्कुल वो जड़ बुद्धि वाला कहलाते हैं। जड़ बुद्धि का मतलब छात्रों, जड़ बुद्धि, मूल बुद्धि, ऐसे बहुत से होते हैं, बुद्धि वाले चैप्टर में बताएंगे। जड़ बुद्धि का मतलब ये होता है कि वो छात्र, जो बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता। वो ऐसे जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना वो गिनती सीख सकते हैं। कुल मिला के अपनी दैनिक क्रियाएं भी खुद नहीं कर सकते, हाथ पांव खुद नहीं धो सकते, खाना खुद नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते वो कुल मिला के। तो खैर ठीक है, तो हमने जड़ बुद्धि के बारे में बता दिया था। हालांकि 3 चीजें आप हमेशा याद रखें। जड़ बुद्धि 30 IQ से कम जड़ बुद्धि कहलाते हैं। 90 से लगभग 110 तक जो होते हैं सामान्य औसत बुद्धि कहलाते हैं। और जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें कहते हैं हम प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो जैसे मान के चलो, जो हम कहें कि जो
प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सीधी सी बात, वो सामान्य या औसत बालकों की अपेक्षा वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। ये प्रतिभाशाली बालक, तो कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि वाला चैप्टर है, बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट है, ये विकास को प्रभावित बिल्कुल करता है और ये बुद्धि जैविकीय कारकों के अंतर्गत आ जाती है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि या बुद्धि का स्तर जितना ज्यादा होता है उसका विकास प्रत्येक क्षेत्र में उतना ही ज्यादा होता जाता है। हालांकि हमेशा थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास भी है। जिन बालकों का मानसिक विकास जितना ज्यादा होता है उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, आपने देखा होगा। और जिनका शारीरिक विकास यदि ज्यादा होता है तो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े ऊंचे पूरे जो व्यक्ति होते हैं साधारणतः उनका मानसिक विकास कुछ कम जैसे होता है, ये हम कह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां लिखा है छात्रों अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। हालांकि जैसे आपको पता है, कभी ग्रंथियों वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे, ग्रंथियां ग्लैंड जो है ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हार्मोन स्रावित करती हैं, ये हमें दिखते नहीं है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जैसे नाक निकलती है तो ये आंसू निकलते हैं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं ये एंजाइम निकालती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स निकालती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम निकालती हैं। तो इन ग्रंथियों पर भी बच्चों का विकास निर्भर करता है। खासकर यहाँ बाल विकास में आप कुछ पढ़ो चाहे नहीं, इन दो ग्रंथियों को जरूर पढ़ें। और जो दो ग्रंथियां हैं वो एक तो है थायराइड जो गले में बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है, और दूसरी है प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क के यहाँ सेम के आकार की, सेम के बीच के आकार की या मटर के दाने के समान एक ग्रंथि पाई जाती है। इसे हम कहते हैं प्यूस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। खैर, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकालती है। और यदि ये थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स नहीं निकाल पाती है, ये विकसित नहीं हो पाती है, तो आपने सुना होगा, यहाँ देखा होगा कुछ लोगों को गले में ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। क्या हो जाता है? घेंगा रोग। और वो जो आकृति बन जाती है गोले की वो चूल्हे के समान होती है, इसलिए इसे चुल्ली का रोग भी कहते हैं। घेंगा रोग, ग्वाइटर या चुल्ली का रोग एक ही बात है। वो ग्रंथि क्यों निकल आती है? उस ग्रंथि से एक ऐसा रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जो आयोडीन की पूर्ति करता है। ठीक है, और ये जो आयोडीन है ये मुख्यतः प्याज है या लहसुन है या समुद्री घास है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। अब चूंकि अपने लिए ये जरूरी क्यों है थायराइड ग्रंथि? क्योंकि ये जो है ये हड्डी और दांत, हड्डी मतलब ये देखना शारीरिक विकास में ये सहायक होती है। यदि थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, जितनी ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को जितनी जरूरत है, तो उस बच्चे का शारीरिक विकास आसानी से हो सकता है, उसकी लंबाई आदि बढ़ सकती है। छात्रों, इसके बाद में यहाँ प्यूस ग्रंथि जो होती है, प्यूस ग्रंथि मुख्यतः जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये प्रजनन संस्थान, हालांकि इससे 13 से अधिक हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होते हैं। कभी हम ग्रंथियों के बारे में अलग से आपको पढ़ा देंगे। प्यूस ग्रंथि है ये प्रजनन संस्थान, प्रजनन अंगों का विकास करने में सहायक होती है। यदि यहाँ से जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, यदि वो स्रावित नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा स्रावित होते हैं, तो बहुत ज्यादा, कुछ लोगों की ऊंचाई हो जाती है, 8-9 फीट तक के लोग हो जाते हैं, इस टाइप से हम कह सकते हैं प्रजनन अंगों का विकास के लिए जवाबदार प्यूस ग्रंथि है। शारीरिक विकास के लिए भी यदि आपको ये प्यूस ग्रंथि और थायराइड दोनों आ जाए तो शारीरिक विकास में आपको प्यूस ग्रंथि तय करना है। ठीक है, व्यक्तियों की लंबाई, ऊंचाई बढ़ाने में प्यूस ग्रंथि का योगदान होता है। यदि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कम स्रावित होते हैं तो बच्चा जो होता है वो नाटा रह जाता है, छोटे कद का रह जाता है। और ये हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में स्रावित न होने के कारण स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का रोग होता है। छात्रों, शारीरिक वृद्धि के लिए दोनों ग्रंथियों से पर्याप्त हार्मोन्स का स्रावित होना जरूरी है। यदि आपको थायराइड और प्यूस एक साथ आए तो आप प्यूस को सिलेक्ट करें, नहीं तो ये एक साथ कभी नहीं आती। हमने 3-4 पेपरों में देखा है। इसके बाद में हम छात्रों चलते हैं खेल और व्यायाम। खेल और व्यायाम भी बाल विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। जैसे पुराने समय से हम सुन रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इस टाइप से हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। तो
बच्चों का खेल खेलना और व्यायाम करना समय समय पर, ये सब उनका होते रहना चाहिए। जो लोग ये खेल खेलते हैं और व्यायाम समय समय पर करते हैं, उनका वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उनका विकास जल्दी हो जाता है। इसके बाद छात्रों यहाँ लिखा है हमने लिंग। जेंडर जो है, जेंडर भी बाल विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि लड़के और लड़कियों का विकास अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है और उनके विकास की जो गति होती है वो भी अलग अलग होती है लड़के और लड़कियों की। जैसे हम अभी आपको बता रहे थे, यहाँ हमने कुछ डाटा लिख रखे हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ये लिखा है जन्म के समय, कुछ ये डाटा हमने लिखे हैं। जन्म के समय जो लड़का होता है, इसका जो वजन होता है, ये लड़के का होता है 7.15 पाउंड और लड़कियों का वजन होता है 7.13 पाउंड। हालांकि देख लेना। और हाँ ठीक है, एक पाउंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। आप 453 में यहां से गुणा करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये सेंटीमीटर में लिखी, लड़कियों की लंबाई लगभग 49 सेंटीमीटर और लड़कों की लंबाई ज्यादा 51 सेंटीमीटर होती है। यहाँ इंच में लंबाई लिखी है, लगभग 20.5 इंच होते हैं लड़के और लगभग 20 इंच की होती है लड़कियों की लंबाई जन्म के समय। मतलब शारीरिक उनमें कहने का मतलब अंतर पाया जाता है। हालांकि एक चीज और लिंग विभेद में हम पढ़ते हैं आगे, आपने ध्यान दिया होगा कि गर्ल्स और बॉयज में से, देखो यहाँ 21 और 18 लिखा है। 21 और 18 का मतलब समझ जाओ। हमारे संविधान में, कानून द्वारा लड़कियों को कहा गया है कि 18 वर्ष में वो विवाह योग्य हो जाती हैं और लड़कों को कहा गया है कि 21 वर्ष में वो विवाह योग्य हो जाते हैं। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाल्यावस्था में लड़कियों का भार और लंबाई लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। लड़कियों का मनोवैज्ञानिक विकास और मानसिक विकास भी जल्दी हो जाता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी समझदार हो जाती हैं। लड़के जल्दी समझदार नहीं होते, लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं। इसलिए लड़कियों की जो विवाह उम्र है वो लड़कों की अपेक्षा 3 वर्ष कम है। वो ससुराल में और अपने माता पिता के यहाँ सब जगह मैनेज करने में बहुत कम उम्र में सक्षम होती हैं। ठीक है, एक बात और है, यहाँ लिंग भेद में हम पढ़ते हैं। जैसे हम विषय के आधार पर कहें तो विषय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ये मुख्यतः भाषाई विकास इनका लड़कों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है। भाषा पे पकड़ रहे, लिखावट इनकी बहुत अच्छी आएगी, इनके पढ़ने की गति बहुत अच्छी होगी, शुद्धता से ये पुस्तक को पढ़ेंगी। इस टाइप से भाषाई विकास, कला, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, ड्राइंग के क्षेत्र में लड़कियां अच्छी होती हैं लड़कों की अपेक्षा। जबकि जो लड़के होते हैं ये गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जीके, जनरल नॉलेज और सामाजिकता के क्षेत्र में जो लड़के हैं ये लड़कियों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। जब हम आपको लिंग भेद वाला चैप्टर बताएंगे तो इनमें अंतर आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद में छात्रों लिखा है पोषण एवं कुपोषण। बाल विकास पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को गर्भावस्था के ही दौरान, ऐसा नहीं कह सकते हम, गर्भावस्था के दौरान माता को पोषण यदि नहीं मिला है तो जो बच्चा जन्म लेगा वो कुपोषित होगा, उसका शारीरिक विकास, मानसिक सब अवरुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जन्म के पहले से ही जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी से माता के लिए इस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए जो जिसमें पर्याप्त जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कैल्शियम है, वसा है, पर्याप्त मात्रा में इनके लिए पोषक तत्व मिलना चाहिए। फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद भी हमें उसके लिए बहुत ज्यादा पोषक भोजन देना चाहिए ताकि वो कुपोषित ना हो, तभी उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समस्त प्रकार के विकास अच्छे से होते हैं। इसके बाद में लिखा है भयंकर रोग एवं चोट। ये भी बाल विकास को प्रभावित करती है। कभी यदि किसी छात्र को कोई अचानक से कोई रोग हो जाए या कहीं उसकी कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अवरुद्ध हो जाएंगे। फिर यहाँ लिखा है प्रजाति। हालांकि एक लाइन हमने यहाँ लिखी है, जुंग ने सर्वाधिक महत्व दिया है प्रजाति को। प्रजाति का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसने कहाँ जन्म लिया है। जैसे हम कहें कि भारत के जो बच्चे होते हैं, आप ठंडे प्रदेश, यूरोपीय देशों के बच्चे देख लो, गोरे लोग जो होते हैं उनको आप देख लो, अंग्रेजों को देख लो, यूरोपीय लोगों को, वो भारत के लोगों को देख लो, वो प्रजातियां अलग अलग हैं। वो यूरोपीय लोग हैं, अपन इंडियन लोग हैं। तो जैसे हम कहें कि शारीरिक विकास की दृष्टि से हम कहें तो भारत के जो लोग होते हैं या दक्षिण अफ्रीका साइड के जो लोग होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो यूरोपीय लोगों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी हो जाता है।
अपने यहाँ के जो बच्चे होते हैं, भारत के जो बच्चे होते हैं, ये यूरोपीय देशों की अपेक्षा जल्दी इनका शारीरिक विकास, कदकाठी उनकी अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है भारत के लोगों का। मतलब कहने का ये है कि ये विशेष प्रकार की प्रजाति के लोग जो जहां जहां पाए जाते हैं उन पर भी ये विकास निर्भर करता है। फिर छात्रों यहाँ लिखा है शुद्ध वायु व प्रकाश। यदि बच्चों को शुद्ध वायु और प्रकाश अच्छे से मिल रहा है, ये सब चीजें, तो उनका शारीरिक मानसिक विकास अच्छा रहेगा। नहीं मिल रहा तो नहीं हो पाएगा। बालक का परिवार में स्थान, जो भी बालक है आपने उसको परिवार में क्या स्थान दे रखा है? आप उसकी रुचियों का ध्यान रखते हैं, आप उसकी समस्याओं को सुनते हैं, आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आप उसकी अभिव्यक्तियों को जानते हैं, आप उसकी अभिक्षमताओं को जानते हैं कि ये क्या कर सकता है, आप उससे कैसा मार्गदर्शन देते हो। ठीक है, ये सब मिला के बालक का परिवार में क्या स्थान है, इस पर भी बाल विकास निर्भर करता है। यदि आप बालक को स्नेह, प्रेम, उसकी रुचियों, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखोगे तो उसका अन्य प्रकार का, सभी प्रकार का विकास जल्दी होगा। और यदि बालक कुंठा में रहेगा, उसे तिरस्कार किया जाएगा, यदि उसकी भावनाओं, इच्छाओं का दमन किया जाएगा, तो उसका कई प्रकार का विकास अवरुद्ध हो सकता है। फिर छात्रों यहाँ संस्कृति शब्द लिखा है। संस्कृति भी बाल विकास को प्रभावित करती है कि आपके यहाँ कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, कौन सी भाषा बोली जा रही है, विवाह पद्धति आपके यहाँ की क्या है, जन्मोत्सव आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो इन सभी उत्सवों, इन सभी कार्यक्रमों को, सभी त्योहारों को, धार्मिक पर्वों को बहुत अच्छे से बच्चे देखते हैं और अनुकरण के द्वारा वो अपना विकास कर लेते हैं। फिर यहाँ लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता। छात्रों, आप जानते हो जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है कि एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो खुद कहना चाहिए कि उनमें अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, एक फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है। ठीक है, यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि यहाँ तक कि हम ये कहें कि जुड़वा बच्चों तक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। शारीरिक दृष्टि से वे समान होते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से वो अलग अलग होते हैं। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं यही कहलाती हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है कि कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब इनकी रुचि, इनकी इच्छाओं, इनकी आवश्यकताओं, इनकी अभिक्षमताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग अलग होता है, दूसरे व्यक्ति से कुछ विभिन्नताएं रखता है, जिन्हें हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं कि यदि कोई लड़का गेम खेल रहा है बहुत अच्छा, यदि क्रिकेट खेल रहा है, किसी प्रकार वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब देखो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण उसी लड़के का एक भाई है, वो लगातार कंप्यूटर की पढ़ाई पर ध्यान देता है, लगातार वो स्टडी कर रहा है। तो जब वो लगातार स्टडी कर रहा है तो उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। या वो समाज में बहुत ज्यादा घूम रहा है तो सामाजिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, इस टाइप से। फिर यहाँ चिंतन, थिंकिंग, सोचने की क्षमता। बच्चा अपने जीवन काल के दौरान कितना चिंतन मनन करता है, क्या सोचता है, कैसे सपने देखता है, ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है। कल्पना, उसके सोचने की क्षमता, वो सोचता है कि हम क्या बन जाएं, हम बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और यदि उनमें कल्पनाएं आती हैं और वैसा वो करते हैं और उनको वैसा माहौल बन जाता है तो निश्चित उनका विकास ज्यादा होता है, वो दूसरों के अपेक्षा ज्यादा ऊंचाइयों पर होते हैं। इसके बाद छात्रों यहाँ लिखा है संवेग। संवेग जैसे बच्चों में संवेग यही कहलाते हैं इमोशन। भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, ये 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग मैकडूगल द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, तो ये संवेगों का आना भी कि संवेगों पर वो कितना नियंत्रण कर पा रहा है, या संवेगों पर नियंत्रण कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो उसका कहने का मतलब उसका विकास जो है वो अवरुद्ध है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि वो संवेगों पर नियंत्रण करना सीख गया है तो निश्चित रूप से ऐसा माना जाएगा कि उसका विकास हो रहा है समस्त क्षेत्रों में। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है समूह का प्रभाव। समूह का प्रभाव हम आपको पहले बता चुके थे। आप किस प्रकार के समूह में रहते हो, आपकी जो मित्र मंडली है, आपका जो समाज है, आपके जो रिश्तेदार हैं, जिनके साथ में आप ज्यादा समय बिता रहे हो, वो लोग कैसे हैं, उनके अनुकरण के द्वारा वो क्रियाएं जो समूह के लोग करते हैं उस क्षेत्र में आपका विकास ज्यादा होगा, बाकी अन्य क्षेत्रों में आपका विकास नहीं होगा। ये समूह मतलब दोस्त, मित्र मंडली, रिश्तेदारों पर निर्भर करता है। फिर यहाँ लिखा है धार्मिक आस्था। आपकी भगवान के प्रति कितनी आस्था है या अनास्था है।
तो यदि बहुत ज्यादा आपकी आस्था है, आप संस्कारवान हो, तो हम कहेंगे आपका नैतिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है। यदि नहीं है तो हम कहेंगे नैतिक विकास अच्छा नहीं हो रहा है, इस टाइप से। और वर्तमान समय में चलने वाले जो जनसंचार माध्यम है, जैसे फोन है या मोबाइल है, और खासकर हम कुछ ना कहें, हम कहते हैं जनसंचार माध्यम मतलब इंटरनेट। बच्चा जो है यदि इंटरनेट या जनसंचार माध्यमों का उपयोग कर रहा है तो उसकी रुचि जो है, उसकी इच्छाएं जो है, उसकी जो आवश्यकता है, वो किस चीज की तरफ ध्यान दे रहा है। वो जिस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिस पर ज्यादा वो समय दे रहा है, बच्चा उन्हीं की तरफ बढ़ता जाएगा। तो छात्रों, आप देख रहे हो हमने यहाँ आपको लगभग 20, 21, 22 जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे, ये हमने बताए हैं। शुरू में हम आपको बता चुके प्रश्न कैसा आता है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, एक हम पूछ ले रहे, वो कहेंगे कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, समझना। अब वो कहेंगे जन्म क्रम, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और चौथा कहेंगे लंबाई। तो छात्रों देखो, यहां हमने कहीं लंबाई शब्द नहीं लिखा। ऐसा ही प्रश्न आता है पक्का, बिल्कुल इसमें से देखा हमने सेटों में, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, लंबाई, ठीक है। विकास को लंबाई प्रभावित नहीं करती। छात्रों, यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी करें, आप जो और विषय हमसे बाल विकास या मनोविज्ञान या शिक्षण शास्त्र में चाहते हैं, आप हमें लिखकर भेजें। हम उस पर 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।